हेलो एंड वेलकम टू इंडी जर्नल इन फोकस। मैं प्राजक्ता जोशी और आज हमारे साथ है दीक्षिता धर। दीक्षिता धर हावड़ा के बाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीपीएम के लिए चुनावी कैंडिडेट है। दीक्षिता धर मैम जेएनयू की स्टूडेंट रह चुकी है, जेएनयू में स्टूडेंट लीडर रह चुकी है और अभी वो बाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से चुनाव लड़ रही है। जहाँ पे इनके खिलाफ वैशाली दालमिया जैसे कंटेस्टेंट्स हैं जो इससे पहले टीएमसी के लिए जिन्होंने इलेक्शन जीता है और अभी वो बीजेपी में अभी उन्होंने बीजेपी में एंटर किया है। टीएमसी के भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इनके खिलाफ यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका सबसे पहले हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भी अभी चुनावी इक्वेशंस बने हुए हैं पूरे बंगाल में ही, लेकिन स्पेशली आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, कि यहाँ की जो सिटिंग एमएलए है तो वो अभी बीजेपी में जा चुकी है और टीएमसी का भी बहुत ज़ोरों से कैंपेनिंग चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपको इस सब इक्वेशन में सीपीएम को, और स्पेशली आप एक यंग लीडर है, स्टूडेंट लीडर के तौर पे आप बहुत जानी मानी है, तो आपको इस सब में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या एडवांटेज है? एडवांटेज यही है कि पिछले 5 सालों से जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, वैशाली दालमिया जी, वो एमएलए रह चुकी है तृणमूल से। पर यहाँ के लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि 5 साल तक वो कहीं पे दिखी नहीं। अगर आप आसपास घूमेंगे तो देखेंगे कि सड़क का हाल बहुत ख़राब है, जहाँ पे ड्रेनेज है, ड्रेनेज का हाल बहुत ख़राब है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी जगह का भी, उस पर कोई काम पिछले 5 सालों से हुआ नहीं है। तो ये वो पिछले 5 साल में एक पॉलिटिकल पार्टी के थे, अचानक से इलेक्शन के पहले वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। मुझे नहीं लगता कि लोग इसको अच्छे से लेंगे। 5 साल आप काम नहीं किए और उसके बाद आप अपना पार्टी चेंज करके आप कह रहे हैं कि हमें वोट कीजिए, तो ये एक बात है जिसके खिलाफ हम कैंपेन कर रहे हैं। दूसरा, हमको ये भी लगता है कि बाली के अंदर लेफ्ट का एक बहुत पुराना गढ़ रहा है। बहुत दिनों से यहाँ के लोग हम लोगों को सपोर्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो हमारे राजनीति पे विश्वास करते थे, लेकिन पिछले 10 साल में जो चुनाव है वो चुनाव हुआ नहीं है। चुनाव के नाम पे गुंडागर्दी हुआ है, लोगों को वोट नहीं देने दिया गया है। बहुत सारे हमारे ऐसे कॉमरेड थे जो सिर्फ सीपीआईएम करने की इस जुल्म में वो अपना घर नहीं जा पाए। ये जो पार्टी ऑफिस अब देख रहे हैं, इस पार्टी ऑफिस के अलावा ज़्यादातर जो पार्टी ऑफिस यहाँ पे था 2014 के पहले, उसको हम खोल तक नहीं पाए थे, वो बंद किया गया था। तो इन सारे हालातों की बात भी पिछले 5-7 सालों में जिस तरीके से हमारे लोग बाहर आए हैं, सारे पार्टी ऑफिस खोले गए हैं, और जिस तरीके से हमारे कैंपेन में जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए एडवांटेज है। मतलब बाकी पार्टियाँ क्या कर रही है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो खुद का कैडर है, हमारा जो सपोर्ट बेस है, वो अभी सड़क पे है, वो अभी चुनाव मैदान में है, और वो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा फल लाएगा। आपने अभी कहा कि बहुत सारे यूथ कैंपेन के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सीपीएम ने बहुत सारे यंग कैंडिडेट्स को इस बार चांस दिया, इस बार मौका दिया है कि वो वो कैंपेनिंग कर सके और वो चुनाव जीत सके। तो हमने कुछ ही महीनों पहले केरला में हमने ऐसा ही कुछ देखा कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस थे वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यंग कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव जीत के आगे आए हैं। बट वहाँ पे तो विधानसभा में भी सीपीएम है, तो वो भी उनका एक एडवांटेज था। यहाँ पे अभी बंगाल इलेक्शन में जो भी सब चल रहा है, तो यंग कैंडिडेट्स, आपको क्या लगता है कि यंग कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में लाने का उसका क्या रिजल्ट आ सकता है? एक तो मुझे लगता है ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी इंडिया हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के थ्रू से जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। मतलब वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। तो जो राजनीति होना चाहिए, वो राजनीति तो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो अगर सोसाइटी में यूथ ज़्यादा है, अगर यूथ ज़्यादा है तो उनकी दिक्कतें भी ज़्यादा है। हमने देखा है पिछले सालों में स्टूडेंट बार बार सड़क पर उतर के आए। एम्प्लॉयमेंट का हाल पिछले 45 साल में जितना ख़राब हुआ है वो हुआ नहीं है। तो ये जो हर दिन हर रोज़ की जो मुद्दे हैं, यंग लोगों की मुद्दे हैं, पार्टी को ऐसा लगा, हम लोगों को ऐसा लगा कि वो लोग जो इन सारे स्ट्रगलों को लीड कर रहे थे, जो ये समाज का, स्टूडेंट यूथ का रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उनको हम चुनाव मैदान में लेके आएंगे तो एक तो वो सारे एजेंडा एड्रेस होगी, दूसरा जो ज़्यादातर लोग हैं वो भी कनेक्ट कर पाएंगे कि ये तो हमारी उम्र के है, ये तो हमारे ही जैसे है। वो रिलेट करना ज़्यादा आसान हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को फाइल किया गया, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो है ये एक प्रोसेस के अंदर था। इसके पिछले बार भी जब चुनाव हुआ, शत्रुघ्न घोष जैसे बहुत यंग कैंडिडेट, वो शायद बस 25 साल के थे तब जब वो पहली बार चुनाव लड़े। मधुजा सेन रॉय हमारी, वो भी एसएफआई की स्टेट प्रेसिडेंट रह चुकी है, महिला थी, बहुत अच्छा उन्होंने फाइट किया था, इस बार भी वो लड़ रही है। तो कुछ साल पहले से ही जो यंग लोग हैं उनको प्रमोट करने का जो
प्रक्रिया है वो हमने शुरू किया था। इस बार उसमें और भी बहुत ज़्यादा लोगों को हम सामने लाए और हमें ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव है। हम जब जा भी रहे कैंपेन में, लोग खुश हैं हमें देख के कि फ्रेश फेसेस, इनसे उम्मीदें ज़्यादा है और ये सब लोग हम लोगों को स्ट्रगल में देखे हैं, स्ट्रगल को लीड करते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है ये ऑफकोर्स बहुत पॉजिटिव होने वाला है। बंगाल में जो 34-35 साल का लीगेसी था लेफ्ट का, तो जैसा अभी आपने भी मेंशन किया, पिछले 10 सालों में कहीं पे वो बैक सीट पे दिखाई दिया हमको, बहुत सारा सेटबैक उसको मिला। और अभी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट फ्रंट से बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जैसा है कि यंग लीडर्स को सामने लाया जा रहा है, कैंपेनिंग के नए नए तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं। तो इस सब के पीछे मतलब क्या सेंटिमेंट है और इस सब का कैसे आपको फ़ायदा होगा? ये बात सच है कि पिछले 10 सालों में हमारी बहुत सारी सेटबैक हुई है। 34 साल की बाद जब 2011 में नया सरकार आया, एक तो एक एंटी इनकम्बेंसी था। अब 34 साल तक गवर्नमेंट में रहेंगे तो लोगों को ऐसा लगता था कि हो सकता है कि जो नया आएगा वो कुछ बेहतर करे, वो कुछ अच्छा करे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सोच लीजिए तृणमूल कांग्रेस इट्स अ राइट विंग पार्टी और इट्स एटलीस्ट इट्स नॉट अ लेफ्ट विंग पार्टी। पर 2011 में जब चुनाव हो रहा था, ममता बनर्जी का जो कैंपेन लाइन था या फिर उनके आसपास के जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उनका जो कैंपेन लाइन था वो ये था कि ममता बनर्जी इज़ अ बेटर लेफ्ट ऑप्शन दैन द लेफ्ट फ्रंट। तो जो इन जनरल जो सोसाइटी रहा है पश्चिम बंगाल का, एक पार्टी सोसाइटी रहा है और उसके अंदर एक लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशन है। तो जब CPIM या जो लेफ्ट फ्रंट का भी अगर हटाना पड़ा तो उसका जो ऑल्टरनेट आया तो उस ऑल्टरनेट को भी बेहतर लेफ्ट ये साबित करके आना पड़ा। और तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमारी तरफ से था, हमसे था, जो लोगों को लगा कि हम पूरा नहीं कर पाए। उनको लगा ममता बनर्जी को हम एक चांस दे सकते हैं, हो सकता है कि वो जो बात कह रहे हैं वो बात वो करके दिखाए। लेकिन पिछले 10 सालों में हमें ऐसा लगता है, पश्चिम बंगाल के लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो वादा उन्होंने किया था वो वादा वो पूरा नहीं कर पाए। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का जो कॉम्पोजिशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश की बात सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू रिफ्यूजी है उसका भी एक बहुत लंबा, बहुत भारी लोग है। मैं भी उस कम्युनिटी से आती हूँ, रिफ्यूजी परिवारों से आती हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले 34 सालों में, 34 साल में कभी अपने कोई कम्युनल राइट नहीं सुना होगा। ये लोग जो हिंदू लोग जो बांग्लादेश से अपने धर्म के लिए अपना घर छोड़ के इंडिया आए और यहाँ के रहने वाले मुसलमान, कभी इन दोनों के बीच हमने कोई क्लैश नहीं देखा। कोई मतलब जो उनके अंदर डिफरेंसेस है या फिर जो डिफरेंसेस हो सकती थी वो उसको कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया गया। वो पश्चिम बंगाल का लेफ्ट का एक कंट्रीब्यूशन था। पर पिछले 10 सालों में वो जो हार्मोनी था वो हार्मोनी पूरी तरीके से ख़राब हुआ है। हमने देखा एक के बाद एक राइट हुआ है। RSS का जिस तरीके से राइज हुआ है 1992 में सारा देश के अंदर, जब RSS का राइज हो रहा था वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ। 2002 में गुजरात राइट हुआ, सारा देश के अंदर BJP, बजरंग दल इनका राइज हुआ। पश्चिम बंगाल में हमने उसको रोक दिया। तो ये जो एक लेगेसी था, 34 साल का जो लेगेसी था, कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ने का, धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ने का, लोगों की मुद्दों को लेके, आपकी परिचिति नहीं पर आपका मुद्दा क्या है, आपका रोजगार क्या है, आपका शिक्षा क्या है, इसके ऊपर राजनीति हुआ है। पिछले 10 साल में उसका एक डिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ है, उसका एक विनिर्माण हुआ है। और हमें लगता है आप अभी जो लोग हैं, जो लोग 10 साल पहले भी ममता बनर्जी को सपोर्ट किए थे, वो इस चीज़ को रिविजिट कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो परिवर्तन हुआ था वो परिवर्तन अच्छे के लिए नहीं हुआ था। इसके पहले जैसा था वो बेहतर था। हो सकता है खामियां थी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाए, लेकिन ये जो हालत है, ये जो कम्युनल टेंशन जो बढ़ा है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी का जो बेसिक होता है, इलेक्शन ना होने देना, ज़बरदस्ती के साथ काम करवाना, ये सारी चीज़ें इतना नहीं था जितना अभी है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये पॉजिटिव है। इस बार जब लोग चुनाव के अंदर जाएंगे, हम लोग वो दूसरी तरीके से सोचेंगे। और एक्सपेरिमेंट जो है, मुझे तो लगता है ये लेफ्ट पॉलिटिक्स का पार्ट है। हम अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, समय के साथ बदलना, बदलते हुए समय के साथ अपना जो तौर तरीके हैं, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें बदलाव लाना, ये नेचुरल है। ये नहीं हुआ था तभी हम 34 साल के बाद अपना जो सरकार है उसमें नहीं रह पाए। अभी हम समय के साथ बदल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और भी हम फ्लेक्सिबल हुए हैं। अभी भी जो एंटी इनक्यूबेंसी का मतलब ये जो वातावरण है यहाँ पे, और उसके साथ ही आपने कहा कि RSS का भी राइज हुआ है। RSS के साथ और राइट विंग जो कुछ है ऑर्गेनाइजेशंस, उनका भी थोड़ा बहुत राइज हमने बंगाल में पिछले 10 सालों से ज़्यादा उसमें हमने देखा है। तो इस सब का फ़ायदा लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि अलॉन्ग विद द पोलराइजेशन दैट हैज़ हैपेंड थ्रू आउट द नेशन, तो इस सब का फ़ायदा कहीं ना कहीं BJP को होगा क्या, ऐसा भी थोड़ा बहुत एनालिसिस किया जा रहा है।
है, तो वैसा ना हो इसीलिए लेफ्ट की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? एक तो ये बात सच है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कामकाज किया है, जिस तरीके से लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी को उसने एकदम तुरंत पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया, वो आरएसएस के लिए काम करने को आसान किया है। ममता बनर्जी ने इमाम भाता, मुअज्जिम भाता, मतलब इट्स एन अलाउंस टू द इमाम, अलाउंस टू द मुअज्जिम, ये शुरू किया। तो बीजेपी के पास इमीडिएटली एक इशू बन गया, तो क्यों जो पंडित है, जो हिंदू धर्म के अंदर है, क्यों उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, और ममता बनर्जी ने इस बार वो दिया है। तो ये धर्म कर्म के अंदर इंटरवेन करना ये तो सरकार का काम नहीं था। जब हम कहते हैं कि वेर सेक्युलर स्टेट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट के जिसमें स्टेट और रिलीजन वो अलग अलग होंगे, सेपरेशन ऑफ द चर्च फ्रॉम द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ अ मॉडर्न स्टेट। तो वो जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो आइडिया था उसको ममता बनर्जी ने तोड़ा है, और उसका फ़ायदा अभी बीजेपी ने उठाया है, अभी आरएसएस ने उठाया है। लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे वो बहुत साफ है, जिस तरीके से विधानसभा में उनका चंद सीटें थी और लोकसभा में ऐसा लगा कि तृणमूल और बीजेपी समान है, इतना ज़्यादा उनको सीटें आई। पर इस बार हमें लगता है उसको हम तोड़ने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे अभी आज से 2 महीने के पहले भी अगर आप वेस्ट बंगाल का चुनाव देखेंगे तो वो बाइनरी में हो रहा था, या तो आप तृणमूल को वोट करेंगे या बीजेपी को। पर अभी जब से हमारी कैंडिडेट्स सारे डिक्लेयर हुए हैं, जब से हम कैंपेन में गए हैं, वो बाइनरी टूट गया है। अभी लोग लेफ्ट फ्रंट को, संयुक्त मोर्चा को भी कंसिडर कर रहे हैं। हम जो बात लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं ये दोनों ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बांग्ला निजर मेके ही चाहे, it's almost like a Bengali nationalism that the Bengal wants the daughter of Bengal only. That cannot be a political line. You know, you can say about that if you are going to become a chief minister, what are the things you are going to do? और हमने ये काम किया है इसलिए हमें वोट कीजिए, ये ना कहते हुए इसलिए क्योंकि हम बंगाली हमें वोट कीजिए, मतलब ये दिखाता है कि उनके पास और कोई पॉलिटिकल मुद्दा बचा नहीं है। उसी तरीके से अगर आप बीजेपी का कैंपेन देखेंगे तो वही हिंदू राष्ट्र का जो भी रेटरिक्स है कि हम आएंगे तो लव जिहाद के खिलाफ लॉ करेंगे, हम आएंगे तो इलीगल स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे। तो ये जो लोगों की जो मुद्दे हैं उस मुद्दे से हटके कल्चरल आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए जो राजनीति हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग ऑल्टरनेटिव दिए हैं। हम कह रहे हैं कि इट डजेंट मैटर अब हिंदू है, मुसलमान है, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, आपको रोजगार चाहिए कि नहीं। हम अगर संयुक्त मोर्चा का सरकार बनेगा तो हम सिंगूर में कारखाना बनाएंगे, नयाचौर में केमिकल हब बनाएंगे, कलकत्ता के अंदर सेक्टर 7 होगा, सेक्टर 8 होगा, सेक्टर 9 होगा। मेरे जनरेशन के जो लोग हैं जो अपने रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, कोई पुणे, अहमदाबाद, बैंगलोर जाते हैं, उन लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना होगा। वो बंगाल के अंदर रहेंगे, कलकत्ता के अंदर रहेंगे, अपने घर के अंदर रहेंगे और काम कर पाएंगे। ये हमारा प्रायोरिटी होगा। अगर हम जीत के आएंगे तो जिस तरीके से पिछले सालों में जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है, उसको हम ठीक करेंगे। हर साल जिस तरीके से दुर्गा पूजा कलकत्ता में होता है उसी कंटिन्यूएशन के साथ सरकारी नौकरी भी होगा और लोगों को नौकरी मिलेगा। रोजगार की जो बात है, शिक्षा की जो बात है, ये हमारा प्रायोरिटी होगा। और इसमें कोई धर्म कर्म का कुछ है नहीं, आप किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, ये तो आपका बेसिक नीड है। तो ये जो बाइनरी है इन लोगों का, धर्म को लेकर राजनीति करने का जो बाइनरी है उसको तोड़ते हुए जो हमारा बेसिक पॉलिटिक्स है, क्लास पॉलिटिक्स है, उसको लेके हम पुश कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम जब बात कर रहे हैं लोग अपनी दुख दर्द के साथ हमारी जो मुद्दे हैं उनको रिलेट कर पा रहे हैं, और यही हमारा एंटीटोड है आरएसएस का भी और तृणमूल का भी। रोजगार के मुद्दे के बारे में आपने बात की। वैसे तो मतलब काफ़ी टाइम से वेस्ट बंगाल का जो एवरेज था वो नेशनल एवरेज से अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेशनल एवरेज होता था उससे काफ़ी कम रहता था। अभी पैंडेमिक और लॉकडाउन के वजह से जो भी सिचुएशन हुई, इकोनॉमी जिस तरह से अफेक्ट हुई है, तो सिचुएशन क्या है और इससे उभरना कितना मुश्किल होगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए? ये तो मतलब पूरा देश में ही सेम हालत है। बहुत सारे लोगों का काम छूटा है। अब जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए क्योंकि उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। दे आर इन अ हायर एंड फायर मोड। उनको एक दिन बोल दिया मालिक कि तुम्हारा काम खत्म है तो काम खत्म है। और सिर्फ वो सेक्शन भी नहीं, बहुत सारे लोग जो आईटी सेक्टर में थे वो भी अपना नौकरी खोए हैं। बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, इस वक्त उनके पास कुछ काम नहीं है। तो हमारा तो यही था कि लॉकडाउन के पीरियड में सरकार को जो करना चाहिए था, जो बहुत सारी बाकी देश में किया है, केरल में जो किया गया है कि अब इंसेंटिव दे, छोटे जो उद्योगपति हैं उनको इंसेंटिव दे, जो आम लोग हैं उनके हाथ में अब पैसा दे, ताकि बाजार के अंदर जो डिमांड कम हुआ है वो डिमांड बढ़े। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तभी ना वो जाके खरीदेगा, तभी ना प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये हमारा एक ऑल्टरनेट मॉडल था, इकोनॉमिक मॉडल था, जो हमने जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है उसको पुश किया, उसको बोलने की कोशिश की। तो ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, पश्चिम बंगाल हो या भारत हो, हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जो चाहिए,
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात मैं कह रहा था, और उसके साथ साथ लोगों के अंदर, जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम स्किल इंडिया मिशन करेंगे, पर अगर आप स्किल इंडिया मिशन का रिजल्ट देखेंगे तो जो लोग स्किल इंडिया मिशन में भाग लिए उसके 50% ऐसा लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिला। तो किस तरीके का शिक्षा हम दे रहे हैं? जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो अल्टीमेटली उनको नौकरी, अल्टीमेटली उनको रोजगार दे पा रहा है कि नहीं? अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, नया शिक्षा नीति आया है, उसमें ये जो स्थिति है उसको और भी बदतर बनाने का साजिश है। जिस तरीके से वो कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं, उससे आपको आगे चल के कोई स्थायी नौकरी, पक्का नौकरी मिलेगा ही नहीं। आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम करेंगे, 5 महीने ये काम करेंगे, 10 महीना वो काम करेंगे। तो हमें लगता है अगर ये जो न्यू लिबरल पॉलिसी जो केंद्र की सरकार लेके आई है और जिसका विकल्प राज्य का सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं दे पाया है, जब तक हम इस इकोनॉमिक पॉलिसी का चेंज ना करें, जब तक हम एक प्रो पीपल पॉलिसी ना बनाएं, एक ऐसा पॉलिसी ना बनाएं जो इंक्लूसिव हो, तब तक कोई भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो भारत हो, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है वो ठीक नहीं हो सकता, लोगों की ज़िंदगी में सुधार नहीं आ सकता है। आप एज ए यूथ लीडर, एज ए यंग फेस एंड आपका जो एसएफआई के साथ पूरा एक्सपीरियंस है, तो इस सब से आपसे तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी। तो बाली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आपकी, तो यहाँ के मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर इश्यूज़ क्या है और आपके गोल्स क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? प्राइमरीली जो मैं आपको कह रही थी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है, सड़क का, नाली का जो होता है। और इसका मतलब बाली के लिए जो स्पेशलिटी ये है कि पिछले सालों से यहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन है वो इलेक्शन हुआ नहीं है। तो अभी जो काउंसिलर्स है वो सारे बहुत साल पहले चुने गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनली उनका अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहा। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम काज है वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं है। तो हम जो आएंगे तो पहला चीज़ जो करेंगे वो है रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। चुनाव होगा, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर चुनाव होगा, जो लोग काम करना चाहते हैं वो आगे आएंगे, चुनाव जीतेंगे और वो अपना काम करेंगे। उसके साथ साथ इस पूरी इलाके में हेल्थ का एक इशू है। बहुत सारे आप पूरा देखेंगे तो इसमें एक बहुत लंबा वर्किंग क्लास बेल्ट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, छोटे बड़े कारखाने हैं। तो वहाँ पे जो मजदूर है वो लोग रहते हैं। और पूरा पैंडेमिक टाइम हमने देखा, पैसा नहीं था उन लोगों के पास, वो लोग स्वास्थ्य के लिए अपना जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो नहीं ले पा रहे थे। तो जो हॉस्पिटल्स थे, जो हेल्थ सेंटर्स थे, उनको रिबिल्ड करना है, उनको एक्सेसिबल बनाना है। तीसरा यहाँ का एक कॉलेज है, लाल बाबा कॉलेज, इस इलाके का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन सेंटर वही है। और एक टाइम था जो उसका नैक में भी उसका ए ग्रेड था, इट यूज्ड टू बी वेरी गुड। पर पिछले 5-7 सालों से उसके अंदर बस तोलाबाजी, मतलब तोला उठाना, पैसा लेना, गुंडागर्दी करना, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इनसाइड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि कॉलेज जो है, स्कूल जो है वो पढ़ने का जगह बने, गुंडागर्दी का जगह ना बने। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो एस्पिरेशन है यूथ का कि यहाँ पे नए नए उद्योग बने जहाँ पे लोग जा पाए, लोग अपना काम अपने हिसाब से कर पाए, कहीं पे बाहर नहीं जाना पड़े, घर नहीं छोड़ना पड़े। ये 3-4 जो मुद्दे हैं इसको सामने रख के हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच दीपशिता जी, आज आप हमारे साथ आई और आपका समय आपने हमें दिया। इंडी जर्नल के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ बंगाल से देखने के लिए। धन्यवाद।